ओके स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, राइट। और उससे पहले हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया था। एक बार उसी को क्विक रिपीट करते हैं क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कहानी को आपने शुरू किया था सनलाइट से जो रेडिएशंस हम तक पहुंच रही हैं, राइट, हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ मूव कर रही हैं, उनके बारे में बात। और उस रेडिएशन को हमने तीन पार्ट में बांटा। एक आपकी विजिबल लाइट था, राइट, और जो विजिबल लाइट था वो हमारा 7 कलर से मिलकर बना था। हमने अच्छे से इस चीज के बारे में पढ़ा और आज फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि सारा कहानी इसी चीज को लेकर आगे बढ़ेगा, राइट। उसी सनलाइट के अंदर एक और पार्ट होता है जिसकी वेवलेंथ इन 7 कलर से कम है, और एक और पार्ट होता है जिसकी वेवलेंथ इस रेड कलर की वेवलेंथ से ज्यादा है, राइट। हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन ये कहती है कि विजिबल लाइट में जो 7 कलर हैं उनमें लेस वेवलेंथ वॉयलेट की है और मोर वेवलेंथ आपकी रेड की है। इसका मतलब वॉयलेट से ज्यादा वेवलेंथ इंडिगो, उससे ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा ग्रीन, उससे ज्यादा येलो, उससे ज्यादा ऑरेंज और उससे ज्यादा रेड। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा पैटर्न बना हुआ है। पॉइंट इज क्लियर। इन सब के अंदर सबसे लिस्ट वेवलेंथ और इन सब के अंदर सबसे लार्ज वेवलेंथ, जिसकी रेड से ज्यादा वेवलेंथ थी उसको हमने इंफ्रारेड रेडिएशन नाम दिया। और इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में आपका इंफॉर्मेशन कि जो हॉटनेस हमें सनलाइट से मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? इंफ्रारेड रेडिएशंस, राइट। तो हॉट ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन एमिट होता है उसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन कह रहे हैं यहाँ पर, राइट। जिसकी वेवलेंथ वॉयलेट से कम है उसे हम अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन कहेंगे। लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन, राइट। और फिर इस अल्ट्रा वॉयलेट से पहले इससे भी कम वेवलेंथ की हम लोगों ने एक्सरे के बारे में बात किया जो मेडिकल के अंदर यूज होता है, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने गामा रे के बारे में बात किया। बहुत जनरल और बहुत बड़ा है ये पूरा सीरीज, लेकिन कुछ जनरल चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। इसके बाद बात आता है, भाई आप इंफ्रारेड के बारे में बात कर रहे थे। सो इंफ्रारेड के तुरंत बाद हमने माइक्रोवेव के बारे में बात किया, राइट। और ध्यान दीजिए माइक्रो शब्द लगाया गया है। माइक्रो बहुत छोटा। डेफिनेटली यहां वेवलेंथ बढ़ रहा है और वेवलेंथ अगर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो घटता है, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है कि न्यू इनटू लैम्डा इज इक्वल टू सी। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज द कांस्टेंट। सो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। C is the constant in vacuum velocity of light, right? So nu is inversely vary with wavelength. तो ज्यादा वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी, ये बात सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें, इसीलिए इस लेक्चर की शुरुआत उसी चीज से हुआ है जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, राइट। इसके बगैर नहीं पढ़ पाओगे इस टॉपिक को, राइट। सो दीज आर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का मतलब माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो रेड से ज्यादा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी रेड से कम है। तो ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी कम है। और उसके बाद आपका माइक्रोवेव के बाद FM, AM और फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, राइट। और लॉन्ग रेडियो वेव्स FM, AM को समझने के लिए आप लोग अपने घर में या आस पड़ोस में मौजूद किसी रेडियो को उठाइएगा और आप देखिएगा उसमें कई बैंड होते हैं, राइट। AM का अलग बैंड होता है, FM का अलग बैंड होता है, लॉन्ग रेडियो वेव्स अलग बैंड के ऊपर काम करती हैं, राइट। अलग अलग, जैसे आप चैनल बदलते हो ना अपना टीवी रिमोट के अंदर, उसी तरह से आप लोग उसको जब अपने पॉइंट के ऊपर लेके जाओगे तो वो अलग अलग बैंड, क्लियर हो गया। और फिर हर पर्टिकुलर बैंड पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के चैनल होते हैं। AM पर बहुत सारे चैनल हैं। AM पर आकाशवाणी के आप दिल्ली चैनल को, राइट, विविध भारती चैनल को, इस तरह के ब्रॉडकास्ट को सुनोगे। FM आप लोग आमतौर पे गाड़ियों के अंदर बहुत यूज होता है, राइट। तो FM के बहुत सारे चैनल होते हैं। लॉन्ग रेडियो वेव्स का अलग एक चैनल होता है। तो ये सब अलग चीजें हैं। सो दिस इज द जनरल
स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। और इस विजिबल लाइट के लिए आपको सबसे ज़्यादा स्टडी करना है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस अब इस विजिबल लाइट के ऊपर रहेगा। इसी के बारे में हमें ज़्यादा स्टडी करना है। पढ़ना बहुत सारों के बारे में है, लेकिन ज़्यादा स्टडी विजिबल लाइट के बारे में करना है, राइट। तो विजिबल लाइट को मैं फिर से समझ लेता हूँ भाई, तो बाकी चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से स्पेक्ट्रम को समझने के प्रयास में, और अब हम एक बार विजिबल लाइट को और अच्छे से बना लेते हैं। दिस इज विजिबल लाइट विबग्योर। विबग्योर के फॉर्म में आप लोग याद रखोगे, राइट। दीज आर द सेवन कलर्स, राइट। और विजिबल लाइट के बाद सनलाइट का अल्ट्रावायलेट, और सनलाइट का दूसरा पैटर्न इंफ्रारेड। दीज आर द पैटर्न। पॉइंट क्लियर। अब बात आती है, मामला हमारा वेवलेंथ को लेकर है। किसको लेकर है? वेवलेंथ। तो हम सबको पता है विजिबल लाइट में वेवलेंथ मिनिमम और वेवलेंथ मैक्सिमम, राइट। इसका मतलब कि जो वेवलेंथ है वो इस डायरेक्शन में ले जाने पर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। फॉर द पॉइंट इज क्लियर, ओके। दूसरा पॉइंट है हमारा वेवलेंथ के तुरंत बाद किसको लेकर है? फ्रीक्वेंसी को लेकर है, राइट। हम सबको पता है भाई कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी लैम्डा वेवलेंथ अपोजिट है, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। सो विजिबल लाइट के जो 7 कलर हैं, दीज आर द 7 कलर्स ऑफ विजिबल लाइट, राइट। इनके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी वॉयलेट कलर की है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है रेड कलर की है, एंड दैट इज आप सबको ये भी पता है भाई, राइट। क्लियर है। लैम्डा इंक्रीज हुआ, लेकिन न्यू जो है वो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। और समझिए ध्यान से, मामला एनर्जी के ऊपर आ गया, और एनर्जी को लेकर हमारा अनुमान प्लैंक साहब की थ्योरी पर बिल्कुल क्लियर है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रही है फ्रीक्वेंसी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसका मतलब उसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी। क्या हो गया? तो आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी के बारे में बात कीजिए, और यहाँ पर किसके बारे में बात कीजिए? ये सब चीजें यूज होंगी भाई, दैट इज एनर्जी। और एनर्जी इस डायरेक्शन में जाने पर जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब आपका एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में जाने पर। क्लियर हो गया। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज स्पीड। स्पीड के बारे में क्योंकि एक बात क्लियर है भाई कि ये सभी जो स्पेक्ट्रम हैं आपके विजिबल लाइट के, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब अलग अलग वेवलेंथ के हैं। इन सब की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, राइट। लेकिन स्पीड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बहुत हद तक मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है, राइट। जब ये मीडियम में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज समझिए, मीडियम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। जब ये मीडियम में ट्रेवल नहीं कर रहे, इसका मतलब वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं। वैक्यूम शब्द का मतलब एब्सेंस ऑफ पार्टिकल, जहां कोई भी पार्टिकल ना हो, राइट। तो जब ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करते हैं, तो ये सब सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑफ दीज कलर हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम। इसीलिए सनलाइट जब हम तक पहुंच रही है, तो उसमें आपको सबको पता है भाई, सनलाइट में तो ये सारे कलर मौजूद हैं, लेकिन ना तो आपको सनलाइट रेड दिख रहा है, ना ग्रीन दिख रहा है, ना ब्लू दिख रहा है, वो आपको व्हाइट लाइट दिख रहा है। ये सभी लाइट कलेक्टिवली मिक्स होकर कैसे लाइट बना रहे हैं? व्हाइट लाइट, जो आपके सनलाइट है। इसका मतलब है सातों कलर कलेक्टिवली चल के आ रहे हैं बिल्कुल एक साथ, और जब भी ये सातों कलर एक साथ रहेंगे, लाइट व्हाइट कहलाएगी। अलग अलग होती है, अलग अलग कलर दिखाई देगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अलग अलग कलर भी दिखाई देगा, उसके बारे में भी आज हमें बहुत अच्छे से बात करना है, लेकिन पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि वैक्यूम के अंदर इन सब की स्पीड सेम है। क्लियर हो गया? जब वैक्यूम है,
जैसे आप सन की लाइट हम तक जो पहुंच रही है ना, वो ऑलमोस्ट वैक्यूम में से होके आ रही है, क्योंकि हमारे ऊपर थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर मौजूद है, उसके बाद एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, राइट। बहुत एम्प्टी स्पेस है, वैकेंट है, जहाँ पार्टिकल मौजूद नहीं है, तो वो वैक्यूम में से होके आ रही है। और वैक्यूम के अंदर स्पीड आप समझिए, तो स्पीड के बारे में पहली चीज मैं लिख रहा हूं वैक्यूम के अंदर, और वैक्यूम के अंदर सबकी स्पीड सेम है, और दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको आपने लाइट की स्पीड c से रिप्रेजेंट किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी बड़ा जरूरत पड़ेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद मामला आता है कि एनदर मीडियम के अंदर, किसी पर्टिकुलर दूसरे मीडियम में इनकी स्पीड, राइट। जैसे प्रिज्म के अंदर, राइट, प्रिज्म के अंदर आप लोग समझिए कि जब ये लाइट एयर में ट्रेवल कर रही थी, तो ये 7 कलर एक साथ चल रहे थे। दीज आर द 7 कलर्स एंड दिस लाइट इज व्हाइट लाइट, राइट, विजिबल लाइट and considered as white light. As soon as it enters into a prism, प्रिज्म आप सब लोगों ने बहुत सुना भी है, लैब में देखा भी होगा, राइट। तो प्रिज्म में से जब आप इसको पास करते हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखने को मिलता है कि इन 7 कलर की स्पीड सबकी प्रिज्म में अलग अलग हो जाती है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। तो सबकी स्पीड वैक्यूम में तो सेम थी, इसलिए सातों के सातों एक साथ चले और व्हाइट लाइट थी, लेकिन प्रिज्म में सबकी स्पीड अलग अलग है। जो रेड कलर है सबसे ज्यादा वेवलेंथ का, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ का रेड कलर, वो सबसे ज्यादा स्पीड से गुजरता है इसमें से, प्रिज्म में से, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड प्रिज्म में सबसे ज्यादा, और जो सबसे तेजी से गुजरेगा ना, वो सबसे कम बेंड करेगा। आप इस बात को समझिए। क्लियर हो गया। जब किसी दूसरे मीडियम में एंट्री करते हो, आप लोग बहुत सिंपली रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को समझ के आए हो कि जब कोई चीज़ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपना पाथ चेंज करती है। रेडिएशंस के बारे में ही वैलिड है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या होता है भाई कि रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, राइट, बैंड हो रही है, जाहिर सी बात है। यहाँ एक ही मीडियम में चल रही थी, यहाँ एक से दूसरे मीडियम में गई है, बैंड हो रहा है लाइट, और लाइट जब बैंड हो रहा है तो जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है वो सबसे कम बैंड होगा। तो दिस इज द बैंड कलर, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम स्पीड है, राइट, इन प्रिज्म। और उसके बाद आपका बाकी सारे कलर धीरे धीरे होंगे। सबसे ज्यादा बैंड आपका वोयलेट कलर होगा। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम थी उसकी स्पीड भी सबसे कम है प्रिज्म में, और जब स्पीड सबसे कम है तो वो सबसे ज्यादा बेंड करेगा। जो तेज जाएगा वो कम बेंड करेगा, और जो स्लो जाएगा वो ज्यादा बेंड करेगा। आप समझिए ध्यान से, जो तेज जाएगा वो तो निकल जाएगा जल्दी से, लीस्ट बेंडिंग शो करते हुए, और जो जितना स्लो होगा वो उतना ही ज्यादा बेंड करते हुए निकलेगा, क्योंकि उसका टाइम ऑफ इंटरवल जो है पैसेज का वो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर मामला ये आता है कि आपका जो व्हाइट लाइट था जिसके 7 कलर्स थे, उन 7 कलर्स की स्पीड वैक्यूम में सेम थी, लेकिन जैसे ही वो प्रिज्म में एंटर किए उन सबकी स्पीड डिफरेंट हो गई। डिफरेंट होते ही वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर बेंड करेंगे। डायरेक्शन कहना ठीक नहीं है, वो अलग अलग एक्सटेंट तक बेंड हुए, यानी रेड सबसे कम एक्सटेंट तक बेंड हुआ और वोयलेट सबसे ज्यादा एक्सटेंट तक बेंड हुआ। तो जो 7 कलर बिल्कुल एक साथ दिखाई दे रहे थे वो अब सातों कलर अलग अलग दिखाई देने लग गए। क्लियर हो गया। उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, सामने स्क्रीन लगाया जाएगा, लेकिन एक फिनोमिना क्लियर है, राइट। और आप लोगों ने इस फिनोमिना के बारे में हल्का फुल्का प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है, अभी और डिटेल में बात करता हूँ मैं इसके बारे में। ओके, तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रिज्म के अंदर जहाँ इन 7 कलर्स का स्पीड अलग अलग हो जाता है, किस तरह से ये व्हाइट लाइट बिहेवियर शो करती है। सो लेट अस टेक a simple demonstration of a prism. This is a screen, right, where we observe the different colors obtained, and this is the white light. This is the white light which strike with the prism. White light, and we know white light passes through the prism because this is the transparent medium, और इसमें से white light पास होगी,
राइट। तो इस व्हाइट लाइट के बारे में बताया कि व्हाइट लाइट जब इसमें से पास होगी तो सबसे ज़्यादा जो कलर, सबसे ज़्यादा जिस कलर की स्पीड है, दिस इज द फास्टेस्ट स्पीड, बेंड करेगा लेकिन लीस्ट बेंड करेगा। सो दिस इज हियर, दिस इज द रेड कलर विच शो लीस्ट बेंड, राइट। सो रेड कलर के बारे में मैं लिख देता हूं यहां पर, इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। रेड, इनके अंदर मैक्सिमम क्या शो कर रहा था, वेवलेंथ शो कर रहा था। क्लियर हो गया, मैक्सिमम इसकी स्पीड है, राइट, मैक्सिमम स्पीड है, और मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम स्पीड का मतलब लीस्ट बैंड हुआ, सबसे कम बैंड हुआ, राइट। और फ्रीक्वेंसी भी लीस्ट है क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। होपफुली द पॉइंट्स आर क्लियर, राइट। दूसरा, उसके तुरंत बाद, रेड के बाद, भाई क्लियर है, दूसरा टर्न आता है और इसी तरह से आपका द सेकंड कलर ऑरेंज, राइट। और आप लोगों को ज्यादा बताने का जरूरत नहीं, आप सब इस चीज से बहुत अच्छे से परिचित हो। दिस इज ऑरेंज कलर। और आप लोग उस स्टोरी को याद करिए जिसके बारे में आपने पढ़ा, दैट इज विबग्योर, जो आप अभी तुरंत पढ़ रहे थे, राइट। सो दिस इज द अनदर स्पेक्ट्रम, राइट। लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि ये इतना सिंपल मामला नहीं था जितना आपको दिखाई दे रहा है। ये रेड जो है ये इस तरह से चला है आपका, ऐसे रेड वेवलेंथ एक, और रेड के खत्म होने से के साथ साथ ही आपका जो ऑरेंज कलर है वो शुरू हो गया, यानी रेड खत्म हुआ भी नहीं था, कौन सा शुरू हो गया, ऑरेंज कलर का स्पेक्ट्रम शुरू हो गया। दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑरेंज कलर, राइट, रेड। और उसके तुरंत बाद हमारा मामला आ गया किसके ऊपर, ऑरेंज कलर के ऊपर आ गया। क्लियर है दो पॉइंट्स को लेकर, ओके। उसके बाद आपका तीसरा येलो कलर, फिर से मामला आता है भाई कि उसके बाद बैंड कौन सा होगा, येलो कलर होगा, और ये आप सबको पता है, दिस इज येलो कलर। फिर वही मामला है भाई कि ऑरेंज के खत्म होने से पहले पहले क्या आपका येलो कलर, दिस इज द फिनोमेना, दिस इज द येलो कलर। क्लियर हो गया। और उसके तुरंत बाद आप सबको पता है येलो के बाद जो टर्न आएगा, दैट इज द टर्न ऑफ ग्रीन कलर, दैट इज द ग्रीन पैटर्न, और ये आपका ग्रीन कलर, राइट, ओके। दिस इज ग्रीन कलर। फिर से वही ग्रीन कलर का बैंड हमने यहाँ पर शो कर दिया, दिस इज द ग्रीन कलर, राइट। उसके बाद आपका ब्लू कलर, राइट, एंड वन बाय वन सभी कलर इस तरह से, राइट, अलग अलग कलर के, ब्लू, देन इंडिगो, देन वायलेट, और इस तरह से वो अपने अपने अलग अलग स्पेक्ट्रम बनाते जाएंगे। दैट इज द लास्ट वन इज द सेवन कलर, ये यहीं से शो करना, यहीं से शो करके, एंड दैट इज योर वायलेट। इसका मतलब क्लियर है कि वायलेट है तो ये वायलेट का स्पेक्ट्रम है, राइट। उससे पहले उससे ऊपर वाले कलर का स्पेक्ट्रम यू बन रहा था, उससे पहले उससे ऊपर वाले कलर का स्पेक्ट्रम यू बन रहा था। और इस पूरे स्पेक्ट्रम की एक खास बात कि एक कलर खत्म होने से पहले ही दूसरा शुरू हो गया था, बिल्कुल कंटिन्यू, एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ है उसे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस का मतलब बिल्कुल कंटिन्यू एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे पढ़ोगे तो फिर इसी से कंपेयर करोगे आप बार बार कि वहाँ क्या हुआ था और यहाँ क्या हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो दोबारा से समझ लीजिए कि जब व्हाइट लाइट, सनलाइट किसी प्रिज्म में से पास करते हैं तो क्योंकि सभी कलर की स्पीड अलग अलग है, रेड कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम बैंड करेगा, वायलेट कलर की स्पीड सबसे कम है, so this is violet. So I write here about violet, and the information about violet is least wavelength,
राइट, और लीस्ट वेवलेंथ है तो स्पीड भी लीस्ट है, लीस्ट स्पीड किसमें, प्रिज्म के अंदर, और लीस्ट स्पीड है तो फिर सीधा सा मामला है ये क्या करेगा, मैक्सिमम बेंड करेगा, और वेवलेंथ लीस्ट है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। इसके बारे में हमारे आइडियाज क्लियर हैं, द पॉइंट्स आर क्लियर। सो अब इस फिनोमिना को हमने क्या कहा था, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको नाम दिया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन इट passes थ्रू ए प्रिज्म। जब किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड dispersion of light, and as a result of dispersion of light the spectrum obtained is called a continuous spectrum. Spectrum obtained is called continuous, and continuous का मतलब जो 7 कलर है वो एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सारे के सारे मर्ज कर रहे हैं, राइट। और बाकी चीजें हमें पता चल गया भाई कि रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा थी, सबसे कम बैंड हुआ, राइट। जिसकी स्पीड वॉयलेट कलर की जो स्पीड है वो सबसे कम थी तो वो सबसे ज्यादा बैंड हुआ। और उसके बाद आप लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छे से टेबल बनाइएगा, कंपेयर आपसे करवाया जा सकता है कि इनमें से किस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, बैंड कम करेगा या ज्यादा करेगा, फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा है, दीज आर द सिंपल पॉइंट्स। तो पहला स्पेक्ट्रम क्लियर है। अब बात आता है भाई ये तो स्पेक्ट्रम था रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम, लेकिन रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस थे, क्या किसी एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी कंटिन्यूअस होते हैं? विज्ञान जवाब देता है वो कंटिन्यूअस नहीं होते। तो प्रश्न आता है कि सर एटम के स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? लाइट तो बहुत सारे कलर से मिलकर बनी, उसका स्पेक्ट्रम बन गया, एटम के स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? एटम के स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास एक सोडियम मेटल है, और सोडियम मेटल सोडियम के बहुत सारे एटम्स से मिलकर बनी है, ये भी हमें पता है, लार्ज नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट, राइट। अब प्रश्न आता है कि भाई सोडियम के जब बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं तो जब आप सोडियम को बर्न करोगे ना तो वो येलो लाइट के साथ बर्न होगा, वो 7 कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो येलो लाइट के साथ येलो लाइट एमिट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो डेफिनेटली केवल येलो कलर का ही स्पेक्ट्रम बनेगा और एक ही स्पेक्ट्रम बनेगा, राइट। दैट स्पेक्ट्रम इज नॉट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस जब होते हैं जब बहुत सारे कलर एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस है, 2 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनी है, राइट। उसके स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया जाए तो आप लोग याद कीजिएगा थॉमसन साहब ने जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था तब उन्होंने क्या किया था भाई, डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसमें गैस फिल किया था, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। और उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तो हमने देखा था कि भाई कुछ ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, राइट, और कंडक्शन बिहेवियर हमने चेक किया था। तो बिल्कुल वही फिनोमिना है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में जब लो प्रेशर के ऊपर कोई गैस फिल किया जाएगा, और यहाँ हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। अब सुन लो, हमारे लिए हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्चेज उसी के बारे में हुआ, राइट। आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करोगे, आप लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीटली हाइड्रोजन के बारे में बहुत स्टडी करोगे। तो हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस लिया, राइट, और फिर जो रेडिएशंस एमिट हुई उनको एनालाइज किया गया विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो रेडिएशंस को एनालाइज करता है कि कौन सी रेडिएशन स्ट्राइक किया, कौन सी रेडिएशन वहाँ प्रोड्यूस हुआ, कौन सी रेडिएशन उस जगह स्ट्राइक कर रहा है, एमिट होके आई है उस जगह के ऊपर। यानी रेडिएशंस को एनालाइज करने का काम स्पेक्ट्रोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट करता है। दोबारा से सुन लो, सोडियम को बर्न किया, जो रेडिएशंस एमिट हुई उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज किया, जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा। कैसा होगा अभी हम बात कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में हाइड्रोजन गैस लिया लो प्रेशर के ऊपर, जो रेडिएशंस एमिट हुआ उनको एनालाइज किया, किससे एनालाइज किया? स्पेक्ट्रोस्कोप से, राइट। और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो हमारा टॉपिक है, जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ रहे हैं, एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बात क्लियर होना चाहिए कि ये रेडिएशन का स्पेक्ट्रम नहीं है।
रेडिएशन 7 कलर से मिलकर बना था, ये कुछ स्पेसिफिक कलर से मिलकर बना है जिनके बारे में हम बात करते हैं, राइट। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में खास बात है कि एटम के स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होते, वो डिसकंटिन्यूस होते हैं। वो स्क्रीन पर केवल वो कलर दिखाएंगे जो कलर वहां तक स्ट्राइक कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम पे बात कर रहे थे, जिस सोडियम के बारे में बात किया, तो सोडियम येलो प्रोड्यूस करेगा, तो आपको केवल येलो स्पेक्ट्रम ही यहां स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, बाकी आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं उसके अंदर। तो एटम का स्पेक्ट्रम क्लियर है, कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है। और मैंने अभी एक एग्जांपल के हेल्प से आपको बताया कि सोडियम जो है वो, मान लीजिए आपका सोडियम को बर्न किया, राइट, और सोडियम को बर्न करने के बाद जो भी रेडिएशन एमिट हुई उसको एनालाइज किया। किसके अंदर एनालाइज किया? स्पेक्ट्रोस्कोप से। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, कौन सी? जो सोडियम की वेवलेंथ थी वही ऑब्जर्व हुई, बाकी वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं हुई। स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अभी और डिटेल में बात करते हैं, वेट फॉर ए मिनट। तो हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द अदर वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट। स्पेक्ट्रम, दोनों में फर्क क्या है? दोनों दो तरह के एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनते हैं, एमिशन और स्पेक्ट्रम। एमिशन में फर्क क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से एमिट होने वाली रेडिएशन को डायरेक्टली एनालाइज किया गया। किसी भी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन एमिट हुआ और उसको डायरेक्टली एनालाइज किया गया, राइट। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब सनलाइट को किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से पास किया और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसमें से कुछ लाइट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। वो उसकी टेंडेंसी है, किसको एब्जॉर्ब करेगा, राइट। सॉल्यूशन क्या लेते हो आप, और उसके बाद जो बाकी बची हुई रेडिएशंस हैं उनको हमें एनालाइज करना है। क्लियर हो गया? सो द एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा जिसके बारे में हमने बताया भाई कि वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, सनलाइट को प्रिज्म के अंदर पास करके, और हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया। हमारा अगला टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के तुरंत बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसको दो पार्ट में बांटा, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या फर्क है समझ लीजिए दोबारा से। एमिशन स्पेक्ट्रम में किसी भी ऑब्जेक्ट से एमिट होने वाली रेडिएशंस को डायरेक्टली एनालाइज किया, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सनलाइट को, किसी सोर्स से रिलीज होने वाली व्हाइट लाइट को किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से पास किया, वहां उसकी कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, और उसके बाद जो रेडिएशन ट्रांसमिट हुई उसमें से, राइट, उनको एनालाइज किया गया। तो दो तरह का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कौन सा? एमिशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। अब एक डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम वेव्स के बारे में कई दिनों से बात कर रहे थे। पहला पॉइंट कि जो एमिट होगा वो सारी के सारी एनालाइज हो जाएंगी। यहां पर जो चल रही हो सारी एनालाइज नहीं होगी, केवल जो इसमें से पास हो गई वो एनालाइज होगी, राइट। इसको समझने के लिए आप देखिए बड़ा ध्यान से कि जब यहां पर एनालाइज किया जाएगा तो केवल वही पर्टिकुलर कलर एनालाइज होंगे जो एमिट हुए थे, जबकि यहां पर वो सारे कलर तो एनालाइज नहीं हो पाएंगे जो यहां से चले थे, कुछ एब्जॉर्ब हुए और कुछ एनालाइज। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो तरह का, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वन बाय वन दोनों के बारे में बात करते हैं, ओके। तो समझिए ये कोई भी सोर्स है और दैट इज सोडियम, राइट। और इस सोडियम को का कम्बिशन हुआ और इसने जो रेडिएशन एमिट की प्रिज्म में से पास किया, स्क्रीन लगाया, स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज कर लेंगे, पास हुआ, और पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके केवल उस जगह पर आपका रेडिएटिव, सबको पता है सोडियम लाइट है वो येलो लाइट है, तो आपका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर जाकर उसने अपना कलर बना लिया। अब पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर जाकर उसने अपना कलर बना लिया, इसका मतलब बाकी जगह अब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहां पर एक डॉट बन गया
और यही जो स्पेक्ट्रम है, मान लीजिए ये आपकी पूरी स्क्रीन होती तो यहाँ पर एक लाइन बन रही है, येलो कलर की लाइन, राइट। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय सोडियम लाइट एंड दिस इज द emission spectrum, right? The emitted radiations passes through prism and analyzed with the help of spectroscope. The clear point. The second one is, the next one is when hydrogen gas taken in electric discharge, राइट। अरेंजमेंट आप सबको पता है, डिस्चार्ज ट्यूब लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस फिल कीजिएगा, बैटरी के साथ और टर्मिनल लगाकर उसमें हाइड्रोजन गैस फिल कीजिएगा, राइट। ये सब हमने पहले पढ़ लिया था। अब उस हाइड्रोजन गैस को फिर से प्रिज्म में से पास किया गया और फिर से उसको स्क्रीन के ऊपर एनालाइज किया गया, राइट। और स्क्रीन पर एनालाइज किया गया तो फिर डिफरेंट कलर्स, जो कलर यहाँ एमिट हुए वो कलर यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दिए। अब प्रश्न आता है भाई कौन कौन से कलर एमिट हुए, कौन कौन से, क्योंकि 7 कलर ऑब्टेन होते तो 7 के 7 कलर बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते जैसे सनलाइट के थे, लेकिन यहाँ पर 7 कलर एमिट नहीं हुए। जो कलर एमिट हुए उनके बारे में हम स्पेसिफिक बात करेंगे और वो दैट इज वोयलेट, ब्लू, येलो एंड रेड, दैट इज रेड। अब आप ध्यान से देखिए क्या फर्क है इस कहानी में और जो पिछला कॉन्सेप्ट था उस पॉइंट पे, बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्या था कि ये रेड कलर खत्म हो रहा था, पहले आता ये स्टोरी बन रहा था विद प्योर, रेड खत्म होने से पहले ही ऑरेंज शुरू हो गया था, लेकिन अब रेड है, लेकिन उसके बाद बाकी कलर नहीं है यहाँ पे, उसके बाद येलो कलर आपको दिखाई दिया, फिर ग्रीन नहीं, फिर ब्लू दिखाई दिया आपका, फिर आपको वायलेट दिखाई दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि जो वेवलेंथ आपको एमिट करने के बाद वहां से एमिट हुई वही यहाँ एनालाइज हुई, बाकी की जगह पर ये स्पेस बन रहा है, पूरा खाली हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन में से लो प्रेशर के ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में रखे और जब उसको एनालाइज किया गया प्रिज्म में से पास करके रेडिएशंस को, एमिटेड रेडिएशंस को, तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था, वो स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। उसको आप लाइन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हो। लाइन से ऑब्टेन हुआ जो दिखाई दे रहा है वो एमिटेड रेडिएशंस है, जो खाली स्पेस है वहां पर वो रेडिएशंस मिसिंग है जो सनलाइट की विजिबल लाइट में आपने देखी थी। इसका मतलब बात वही है, बस वहां 7 लाइट था, यहाँ जो एमिटेड हो रही है उनके बारे में। अब सीधा सा मामला है, यहाँ आप हाइड्रोजन के बजाय कोई और गैस फिल करते तो कोई और रेडिएशंस के पॉइंट दिखाई देते, केवल वो पॉइंट दिखाई देते जो पॉइंट एमिट हो रहे हैं, जहां से जहां जो वेवलेंथ एमिट हो रही है वो वेवलेंथ आपको पर्टिकुलर दिखाई देती। होपफुली द एमिशन स्पेक्ट्रम इज क्लियर। क्या होगा एमिशन स्पेक्ट्रम में कि केवल वही वेवलेंथ आपको लाइन के फॉर्म में दिखाई देगी स्क्रीन के ऊपर जो आपकी वेवलेंथ एमिट हो रही है, बाकी की आपको दिखाई नहीं देगी, राइट। इसके तुरंत बाद बात आता है भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ। एमिशन तो क्लियर है कि एमिटेड रेडिएशन को प्रिज्म में से पास किया, एनालाइज किया, एमिटेड रेडिएशंस को प्रिज्म में से पास किया, एनालाइज किया, केवल जो वेवलेंथ एमिट हो रही थी वहां पर लाइन बन गया, बाकी जगह लाइन नहीं बना। जो स्पेक्ट्रम बना वो आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो था वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। पॉइंट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। ओके, तो समझिए ध्यान से, सनलाइट और को किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पास किया, मान लीजिए NaCl सॉल्यूशन में से पास किया, तो अब आप इसको NaCl स्पेक्ट्रम नाम दोगे, राइट। कोई और सॉल्यूशन ले लेते तो उसी सॉल्यूशन के आधार पे उसका नाम देते हैं, राइट। जो रेडिएशंस एमिट हुई इसके अंदर से, उन रेडिएशंस को प्रिज्म में से आलाप किया पास करना, तो डेफिनेटली जो रेडिएशन बची वो यहाँ से पास हुई, प्रिज्म में जाते वो स्प्लिट हुई, जितने भी कलर बचे और स्क्रीन पर एनालाइज किया गया, राइट। अब मामला ये आता है भाई कि यहाँ पर कलर थे 7, लेकिन अब यहाँ पर 7 कलर नहीं है,
कुछ कलर यहाँ से एब्जॉर्ब हो गए और कुछ ही कलर बचे, मान लीजिए 7 में से बहुत सारे एब्जॉर्ब 3 हुए तो 4 बचे, 4 जो है वो आपके यहाँ स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाएंगे। अब सीधा सा बात है भाई, जो 4 ऑब्टेन होंगे वो कंटिन्यूस तो नहीं होंगे, वो जहां जहां आपका जो जो वेवलेंथ है वहां वहां आपको क्या दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा, और बाकी का जो स्पेस बच गया वहां आपका ब्लैक पोर्शन रहेगा। यानी ये जो डार्क स्पेस बना है, ये डार्क जो जगह है ये वो है जो एब्जॉर्ब हो गया, यहां डार्क बन गया, ये भी क्या हो गया, एब्जॉर्ब। जो जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कौन सा एब्जॉर्ब हुआ। जो एब्जॉर्ब हो गया वहां डार्क बनेगा, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो उसमें से ट्रांसमिट होके प्रिज्म तक पहुंच गया, वो आपको यहां पर कलर बैंड्स के तौर पे दिखाई देंगे। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। द स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नाउ द डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब भी स्पेक्ट्रम स्टिल डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है लाइट। और सीधा सा बात है, डार्क कहां कहां बना, 7 लाइट अगर होती, भाई सीधा सा मामला है, इसको तो 7 लाइट से कंपेयर करिए ही करिए आप, क्योंकि 7 लाइट को डायरेक्ट देखते तो यहाँ डार्क नहीं बनता, यहाँ डार्क नहीं बनता, यहाँ डार्क नहीं बनता, और विप और के 7 कलर आपको दिखाई देते। लेकिन क्योंकि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बीच में आ गया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्पेक्ट्रम बना, उस स्पेक्ट्रम के अंदर सीधा सा मामला है कि वो वेवलेंथ यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, नहीं देख पाई, तो उनकी जगह क्या बन गया, डार्क स्पॉट बन गया। तो डार्क किसकी जगह बना, जो एब्जॉर्ब हो गई, राइट। और जो आपको दिखाई दे रही है इसका मतलब वो सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो दिस इज द एब्जॉर्ब। स्पेक्ट्रम 2 तरह का है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी 2 तरह से स्टडी किया गया, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम जो एमिटेड रेडिएशन है उसको एनालाइज किया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सनलाइट को किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से पास करने के बाद प्रिज्म में से गुजारा, फिर एनालाइज किया गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम स्पेक्ट्रम। अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।